सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 न्याय परिचय। तो आज हम न्याय परिचय पढ़ने वाले हैं। लेकिन न्याय न्याय यानी क्या? तो संस्कृत में न्याय शब्द का उपयोग कई अर्थों में होता है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति के प्रक्रिया के अनुसार उसका अर्थ किया जाए तो नियते प्राप्तते अनेन सह न्याय अर्थात जिसके द्वारा विशेष वस्तु या स्थिति प्राप्त की जाती है वह न्याय है। संस्कृत शब्द को शास्त्र के अनुसार सोचे तो यह न्याय शब्द अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रीति से उपयोग किया जाता है। जैसे कि संस्कृत साहित्य में तर्कशास्त्र या अन्वेषिकी विद्या उसे न्याय के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि अर्थ परीक्षणम न्याय अर्थात प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करने की प्रक्रिया, यानी कि हम जिसे प्रत्यक्ष देखते हैं, हमारे सामने जो यहाँ सबूत इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद हम जो निर्णय करते हैं उसे न्याय कहते हैं। तो इस तरह यह न्याय शब्द कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ न्याय अर्थात अपनी बात को संक्षेप में अपनी जो बात है उसे हम संक्षेप में रजू करनी है, खूब सटीक ढंग से जिसे प्रस्तुत करते हैं। और इस आशय में जिस शास्त्र में प्रसिद्ध दृष्टांत यानी कि जो अपनी बात रजू करनी है उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम जो दृष्टांत उपयोग करते हैं उसे न्याय कहते हैं। लोक शास्त्र प्रसिद्ध दृष्टांत विशेष न्याय। जैसे कि इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि जैसे एक पात्र में दूध है और दूसरे पात्र में पानी है। अब कोई एक व्यक्ति तीसरे पात्र में इन दोनों चीज़ों को मिला देता है। अब इस तीसरे पात्र में एकत्रित दूध और पानी, अब इसे पुनः क्या करना है? अलग करना है। तो वो काम कैसा है? बहुत कठिन है। तो इस कठिन कार्य को एक हंस नामक पक्षी कर सकता है, जो हम सब जानते हैं। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये उसे प्रकृति की ऐसी शक्ति दी है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। अतः वो दूध और पानी को अलग करने के लिए संसार में हंस प्रसिद्ध है। तो इसके आधार पर लोक में नीर क्षीर विवेक न्याय, नीर यानी के पानी और क्षीर यानी के दूध, तो नीर क्षीर विवेक न्याय प्रसिद्ध है। जब हम लोक व्यवहार में कोई अच्छा है कोई बुरा है, सब मनुष्य एक जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन जो अच्छा और बुरा है उसे परखने की बात हो, जो सत्य है असत्य है उसे जानने की बात हो, उसे अलग करने की बात हो, तो वहाँ दृष्टांत देने के लिए इस निर्क्षीर विवेक न्याय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि हम देखें कि कोई व्यापारी है और एक ग्राहक है। अब दोनों के बीच में विवाद होता है। दोनों ही अपनी बात सही बता रहे हैं, दोनों ही अपनी जगह पर सही बता रहे, दोनों एक दूसरे का पर दोषारोपण कर रहे कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। लेकिन अब कौन सही है और कौन गलत, इसका निर्णय करना भी बहुत कठिन है। तो इसके निर्णय के लिए दोनों कहाँ जाते हैं? न्यायालय में। तो न्यायालय में जब जाते हैं तब विद्वान न्यायाधीश के समक्ष दोनों ही अपनी बात को रजू करते हैं और फिर दोनों के बीच की न्यायिक प्रक्रिया चालू होती है। तो इसके पश्चात जो दोनों को जो सच है अपने आप को साबित करना है सच, तो उनको प्रमाण पक्ष सबको यहाँ पर उनको रजू करना पड़ता है।
तो फिर यहाँ सारे प्रमाण और पक्षों के तर्कों के आधार पर न्यायाधीश अपना फिर निर्णय सुनाते हैं कि ग्राहक झूठा है और व्यापारी की बात सही है। तो न्यायाधीश के इस निर्णय के विषय में संक्षेप में फिर भी खूब सटीक रूप से अपना अभिप्राय देने के लिए उन्होंने कौन सा न्याय उपयोग किया? निरक्षीर विवेक न्याय का प्रयोग किया। जैसे कि न्यायाधीश ने निरक्षीर विवेक न्याय की तर्क किसे उन्होंने काम किया कि ये ग्राहक झूठा है और व्यापारी सही है, लेकिन परिणाम स्वरूप सही और गलत का निर्णय तो वो न्याय के आधार पर ही लिया। तो ग्राहक यहाँ पे दोषी और व्यापारी निर्दोष सिद्ध हुआ और मुक्त हो गया। तो इस तरह यहाँ इस न्याय का उपयोग करके न्यायाधीश की बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यवाही को संक्षेप में सटीक तथा अच्छी तरह से व्यक्त किया गया। तो यहाँ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नित्य नए नए व्यक्तियों के साथ भी काम करने का प्रसंग आता है। तो हमारे व्यवहार में भी ऐसे न्याय का उपयोग करके हमें सत्य और असत्य जानना पड़ता है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमें नए नए व्यक्तियों के साथ भी काम करना पड़ता है। ऐसे भी प्रसंग आते हैं। तो ये सभी व्यक्ति एक समान तो होते नहीं हैं। जैसे कि दूध और पानी की तरह ही कभी कभी इन व्यक्तियों में भी सज्जन और दुर्जन का मिश्रण भी हो सकता है। तो इस स्थिति में निरक्षीर विवेक न्याय हमारा जिस तरह मार्गदर्शन करता है, उसी तरह सबसे पहले सज्जन और दुर्जन का भेद परखना पड़ता है। तो एक बार इस प्रकार का भेद हमें पता चलने के बाद हमें सज्जन के साथ सहयोग तथा दुर्जन के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें प्राप्त होता है। तो संस्कृत में ऐसे बहुत कई न्याय प्रचलित हैं। तो यहाँ ऐसे 10 न्याय दिए गए हैं, जहाँ हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने निरक्षीर विवेक न्याय उदाहरण के तौर पे हमने ग्राहक की बात से यहाँ जाना कि न्याय क्या है। तो फिर अब हम आगे सिंहावलोकन न्याय, जो सबसे पहला सी शब्द एक प्राणी का वाचक है। हम सब जानते हैं सिंहावलोकन, सी यानी कि कोई प्राणी का नाम है, अवलोकन अर्थात देखना। तो जंगल का राजा माना जाने वाला थोड़ी देर पर पीछे मुड़कर देखता रहता है। जो जंगल का राजा है वो भी थोड़ी थोड़ी देर पे पीछे मुड़कर देखता है। सी की इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस न्याय की परिकल्पना की है। तो इस पर से यह बोध प्राप्त होता है कि मनुष्य को भले ही आगे की ओर चलना होता है, परंतु कभी कभी पीछे मुड़कर भी देखना पड़ता है। तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि एक विद्यार्थी के रूप में भले ही आपको अगली कक्षा में जाना है और इसलिए आपकी दृष्टि अगली कक्षा पर हो, यह स्वाभाविक है कि कोई भी विद्यार्थी हो, वो 9th में है तो उसे 10th में जाने की इच्छा है और 10th में है तो उससे 11th में जाने की इच्छा होती है, यह स्वाभाविक है। फिर भी आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया में कभी कभी हमें पीछे मुड़कर भी देख लेना आवश्यक है। यदि आप 11वीं कक्षा में पढ़ते हो तो कभी कभी 10वीं कक्षा में सीखी बातों की तरफ नज़र डाल देनी चाहिए, तभी हमारा अगला कदम हम सही और से और सच्ची दिशा में ले जा सकते हैं। तो इस तरह इस न्याय से हमें ये सीख जानने को मिलती है कि हम जिंदगी में कहीं भी कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारे पीछे हमें साथ देने वालों का भी कभी कभी पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अपना पहला न्याय पूरा करते हैं और अगला न्याय पंग प्रक्षालन न्याय हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक अस्तु।